गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज का हमारा ये 5वां लेक्चर है और आज तक हमने पढ़ा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, जो हिंदी 8वीं कक्षा के अंदर व्याकरण के तौर पर हमने ये सीखा। और आज हम उपसर्ग, जो हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है उपसर्ग, वैसे तो वो साथ में है उपसर्ग और प्रत्यय, पर मैं आज आपको सिर्फ उपसर्ग के बारे में समझाना चाहती हूँ, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों इस तरह का टॉपिक है। जैसे कि उपसर्ग के अंदर क्या होता है, उसकी व्याख्या है कि उपसर्ग वे शब्दांश है जो सार्थक शब्दों से पूर्वे जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। यानी कि उपसर्ग में जो शब्द होता है, शब्द के आगे जो जोड़ा जाता है उसको हम उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय में क्या होता है, प्रत्यय में शब्द के पीछे जोड़ा जाता है। तो हमें वो दो बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उपसर्ग और प्रत्यय में किस तरह से हमें समझना है, किस तरह से हम उपसर्ग और प्रत्यय को समझ सकते हैं। मैंने आपको कहा कि उपसर्ग में आगे शब्द जो होता है उसके आगे एक अंश जोड़ा जाता है, और प्रत्यय के अंदर शब्द जो होता है उसके पीछे एक अंश जोड़ा जाता है, जो शब्दांश। उपसर्ग वे शब्दांश है। उपसर्ग जो है वे शब्दांश, शब्द का एक छोटा सा अंश है, पर उसका भी अर्थ निकलता है। जैसे कि तो उसका अर्थ है कभी नहीं, निषेध। यानी कि उपसर्ग वे शब्दांश है, वे शब्दांश है जो सार्थक शब्दों से पूर्वे, सार्थक शब्दों से पूर्व એટલે पहले। जैसे कि एक गुण एक सार्थक शब्द है। गुण से हम समझ सकते हैं कि किसी के अंदर बहुत अच्छे गुण है, तो वो गुण जो शब्द है वो कैसा शब्द है, सार्थक। शब्दांश यानी दूर यानी खराब। यानी कि यहाँ हमने दू यानी बुरा, या तो दुगुना। यानी कि हम पहले इस परिभाषा को समझ सकेंगे तो ही हम उपसर्ग को समझ सकेंगे। यानी कि शब्दांश यानी दू, अन, क, कु, नी, ये क्या है, ये शब्द के अंश है। और उपसर्ग, जिसको शब्द के अंश को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और शब्दांश है जो सार्थक शब्दों से, सार्थक से हमें क्या समझना है, वापस मैं आपको कह रही हूँ, सार्थक से हमें समझना है ये गुण ये सार्थक शब्द है, योग ये सार्थक शब्द है, और देश ये सार्थक शब्द है। स्व वो उसका अंश है, शब्द का अंश, जिसको हम क्या कहते हैं, उपसर्ग। वापस मैं कह रही हूँ, उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शब्द का अंश होता है उसको उपसर्ग कहते हैं। और वो किसके आगे जुड़ते हैं, यानी कि जो शब्द है, जो सार्थक शब्द है उसके आगे वो जोड़े जाते हैं, जिसको हम उपसर्ग कहते हैं। पर प्रत्यय में ऐसा नहीं होता है, प्रत्यय में पीछे जोड़ा जाता है। सार्थक शब्द जो होता है उसके पीछे शब्द का अंश जोड़ा जाता है। तो वापस मैं ये परिभाषा दोहराती हूँ कि शब्दांश जो है सार्थक शब्दों से पूर्व जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। यानी कि पूरे का पूरा अर्थ बदल जाता है। जैसे कि यहाँ गुण एक सार्थक शब्द है, उसके अर्थ में परिवर्तन लाना है तो हमने एक उपसर्ग जोड़ा है, दूर। कौन सा उपसर्ग है, दूर, आधार है दूर। यानी कि ये जो दूर है, गुण के आगे दूर शब्द का अंश है, वो शब्द का अंश है, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। तो दूर यानी खराब, बुरा, निषेध। यानी कि गुण तो है, पर दुर्गुण यानी खराब गुण, अच्छे गुण नहीं है, ऐसे व्यक्ति को हम दुर्गुण वाले व्यक्ति कहते हैं। तो दुर्गुण, निर्गुण। तो यहाँ भी नी से हमें क्या समझना है, निर्गुण। तो ये निर शब्द का अंश है, और गुण जो है वो सार्थक शब्द है। तो सार्थक शब्द के आगे हमने निर जोड़ा तो निर्गुण हुआ। निर्गुण यानी बुरा गुण, जिसमें अच्छे गुण नहीं है, ऐसा व्यक्ति जिसको हम कहते हैं निर्गुणी व्यक्ति। तो ये निर्गुण से हमें क्या समझना है, यानी कि बुरा, निर्गुण। सगुण, स क्या है, तो कि स है एक शब्द का अंश, जिसको हम उपसर्ग कहते हैं। तो सगुण यानी अच्छे गुण, सगुणी व्यक्ति अच्छे गुण। अवगुण, जिसके गुण अच्छे नहीं है, वो अवगुण। अव शब्द है जो शब्द का अंश है,
गुण है वो सार्थक शब्द है, यानी कि उपसर्ग के अंदर एक सार्थक शब्द होता है, उसके आगे शब्द का अंश जोड़ा जाता है। जो शब्द का अंश होता है उसमें भी अर्थ की निष्पत्ति होती है, उसमें भी अर्थ हम समझ सकते हैं, और वो शब्द अंश सार्थक शब्द के आगे जोड़ने से पूरे के पूरे शब्द का अर्थ जो है वो बदल जाता है। पूरे के पूरे शब्द का अर्थ जो है वो हम जिसको हम शब्द संरचना भी कहते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय के माध्यम से आप शब्द की नई रचना कर सकते हैं, शब्द संरचना कर सकते हैं, शब्द को नया बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ बनाया, गुण में नीर शब्द लगाने से निर्गुण हो गया, गुण में स लगाने से सगुण हो गया, गुण में अव लगाने से अवगुण हो गया, गुण में दूर लगाने से दुर्गुण हो गया। तो छोटा सा शब्द का अंश जब हम जोड़ देते हैं, कैसे शब्द के आगे हमें जोड़ना है, सार्थक शब्द के आगे, और वो शब्द का अंश जोड़ने से उपसर्ग के माध्यम से अब नए शब्द की रचना कर सकते हैं, जिसको हम शब्द संरचना कहते हैं। आपको 9वीं कक्षा के अंदर एक नया टॉपिक आएगा, शब्द संरचना, जिसमें समास आएगा, उपसर्ग आएगा, प्रत्यय आएगा, तो वो सब इसके माध्यम से ही। वैसे तो व्याकरण एक चैनल है, एक टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा तो दूसरा भी अपने आप समझ में आ जाएगा। तो यहाँ हम उपसर्ग पढ़ रहे हैं, आगे मैं आपको बताती हूँ कि ये शब्द दूर, नीर, स, औ, प्र, सम, वि, उप, स्व तथा अनु ऐसे शब्दांश है। वापस मैं कहती हूँ शब्दांश, ऐसे शब्दांश है जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। स्वतंत्र रूप से हम कोई शब्द के अंदर इसका प्रयोग नहीं कर सकते। सिर्फ स हम स्वतंत्र रूप से नहीं प्रयोग कर सकते, और स्वतंत्र रूप, क्योंकि उपसर्ग है, शब्दांश है, उसको हम शब्द का छोटा सा अंश है, पूरे शब्द के लिए हम इस शब्दांश का उपयोग नहीं कर सकते। जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, इन्हें केवल शब्दों के प्रारंभ में ही जोड़ा जा सकता है। इन्हें केवल शब्दों के प्रारंभ में ही जोड़ा जा सकता है, ताकि हम उसमें से नए शब्द के अर्थ की निष्पत्ति ले सके, और शब्द को समझने में हमें वो मदद रूप होता है। शब्द को हम तुरंत ही समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ गुण है, निर्गुण, तो तुरंत हम समझ जाएंगे कि गुण के आगे जो शब्द अंश लगा है वो हमें बताता है निर्गुण अच्छे गुण नहीं है ऐसा व्यक्ति। और एक बात और भी मैं आपको बता देती हूँ कि शब्द के अर्थ में विशेषता, यानी कि उपसर्ग जो है वो क्या करता है, उस उपसर्ग का काम क्या है, शब्द के अर्थ में विशेषता लाना। उपसर्ग के माध्यम से हम शब्द के अर्थ में विशेषता भी ला सकते हैं। जैसे कि बल शब्द है और शासन शब्द है, दो शब्द दिए गए हैं, यहाँ दो शब्द दिए गए हैं, एक है बल और दूसरा है शासन। किस तरह से, तो कि प्रबल, अनुशासन, शब्द के अर्थ में विशेषता। 3 तरह से हम उपसर्ग को पहचान सकते हैं। एक तो शब्द के अर्थ को उलट देना उसका काम है, उसमें विशेषता लाना उसका काम है, और इसके इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना भी उसका काम है। उपसर्ग का यानी कि शब्द अंश का क्या काम है, 3 प्रकार से वो काम करता है। शब्द के अर्थ में एक विशेषता लाता है, दूसरा शब्द के अर्थ को उलट देता है, और तीसरा है शब्द के आसपास इर्द गिर्द वो फिरता है। जैसे कि यहाँ शुद्ध शब्द है तो भी लगाया तो विशुद्ध हो गया, भ्रमण है तो परि लगाया तो परिभ्रमण हो गया। यहाँ पे उलट देना, धर्म सीधा शब्द है तो उसको उलट देता है, विरोधी शब्द उसमें आ जाता है। धर्म का विरोधी क्या हो जाएगा, अधर्म। मान का विरोधी क्या हो जाएगा, अपमान। यानी कि यहाँ शब्द के अर्थ को उलट देना, उसका विरोधी शब्द बना देता है। शब्द के अर्थ में विशेषता, यहाँ बल है तो प्रबल, शासन है तो अनुशासन। अनु यानी पीछे, अनु यानी विरोधी, ऐसा उसका अर्थ निकलता है। और शुद्ध तो विशुद्ध, भ्रमण तो परिभ्रमण, परि એટલે आसपास, शुद्ध विशुद्ध, आसपास इर्द गिर्द। इसी तरह से यहाँ मैंने आपको उपसर्ग के बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में एक शब्द, जैसे कि यहाँ देश शब्द है तो विदेश, उपदेश, अनुदेश, स्वदेश,
और परीक्षा के अंदर आपको ऐसा भी पूछा जाता है कि उपदेश का मतलब हम दूसरों को कुछ नया देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उपदेश। अनुदेश, जो देश पीछे रह गया है उसको हम अनुदेश कहते हैं। स्वदेश, जो हमारा अपना है उसको हम स्वदेश कहते हैं। विदेश, जो पराया है, दूसरा है, उसको हम विदेश कहते हैं। यानी कि देश शब्द के आगे उपसर्ग लगने से उन शब्द की जो रचना हुई है, जो नए शब्द बने हैं, उन सब के अर्थ अलग अलग है। देश का अर्थ एक ही है, देश यानी देश, पर उनसे जो नए शब्द बने हैं उन नए शब्द के जो अर्थ है वो कैसे है? वो अलग अलग अर्थ है। जैसे कि यहाँ मैंने आपको बताया गुण से जो शब्द बने हैं, गुण यानी कि जो प्रॉपर शब्द है, यानी कि सार्थक शब्द है, उसमें जो शब्दांश जुड़ते हैं तो उसके जो अर्थ निकलते हैं वो अलग अलग होते हैं। यहाँ योग शब्द है, संयोग यानी दो चीज को जोड़ना, उसको हम संयोग कहते हैं। प्रयोग यानी कि जो चीज है उसमें कुछ विशेषता लाना, उसको हम प्रयोग करते हैं। उपयोग, जो चीज हमारे पास है उसको हम हमारे काम में लेते हैं, उसको हम उपयोग कहते हैं। वियोग, जो हमसे दूर हो जाता है उसको हम वियोग कहते हैं। यानी कि सब शब्द दिए गए हैं, यानी कि सार्थक शब्द है। योग शब्द क्या है? सार्थक। और इसके इर्द गिर्द शब्द अंश जुड़ जाते हैं तो वो शब्द अंश जुड़ने से जो शब्द बनता है वो नया शब्द, नए शब्द की जो रचना होती है उनके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। यहाँ भी मैंने आपको बता दिया उपदेश, अनुदेश, विदेश और स्वदेश। यहाँ भी मैंने आपको बता दिया अवगुण, सवगुण, निर्गुण और दुर्गुण। और इस तरह से हम शब्द निर्माण में भी उसका सहायता होती है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि एक ही शब्द यहाँ दिया गया होता है, हार शब्द। हार शब्द है, हार, हार, हार और हार। ये जो एक ही शब्द आपको दिया गया है और यहाँ हम प्लस करके आ लगा दे, उपसर्ग आगे लगता है जो शब्द से, तो आहार हो जाता है। उसके बाद स लगाने से संहार हो जाता है। उसके बाद उप लगाने से उपहार हो जाता है। उसके बाद प्र लगाने से प्रहार, यानी कि दूसरे के ऊपर चोट पहुँचाना, उसको हम यहाँ आहार हो गया, आ हा र, संहार, उपहार, प्रहार। उपहार यानी किसी को हम कुछ देते हैं तो हम उसको उपहार कहते हैं। प्रहार यानी कि किसी को हम मारते हैं तो उसको प्रहार करते हैं। संहार यानी कि किसी को हम किसी के ऊपर हम युद्ध की तरह चोट पहुंचाते हैं, संहार कहते हैं। आहार यानी भोजन। तो सबके अर्थ बदल जाते हैं, पर एक ही शब्द हार शब्द से, यानी कि शब्द निर्माण में सहायक होता है। उपसर्ग क्या होता है? जो उपसर्ग के माध्यम से हम नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। उपसर्ग जो है वो शब्द का निर्माण करने में हमें बहुत सहायक होता है। इस तरह से विहार, विहार यानी कि ये घूमना, तो ये विहार शब्द से भी हम एक अर्थ निकाल सकते हैं। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि किस तरह से शब्द जो है उसका हम समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ उपसर्ग दिया गया है और इसी उपसर्ग जो है उसका अर्थ दिया गया है और अर्थ के द्वारा उसके कई उदाहरण दिए गए हैं। तो ये उदाहरण जो है, उदाहरण को हमें समझना है। या तो उदाहरण आपको परीक्षा में दिए गए हैं अज्ञान, और ऐसा लिखा गया होगा कि इसमें से उपसर्ग निकालिए, तो यहाँ अ प्लस ज्ञान, तो अज्ञान हो जाएगा। अ प्लस गम, तो अगम हो जाएगा। अब आपको यह समझना है, अ का अर्थ होता है कभी नहीं, निषेध, कभी नहीं यानी कि वगर, नहीं, बिना, नथी। अ का अर्थ होता है गुजराती में उसको नथी समझना है।
कभी नहीं, या तो निषेध, निषेध यानी नहीं। अज्ञान, जिसमें ज्ञान नहीं है ऐसा, अज्ञानी। हम कहेंगे कि ये व्यक्ति अज्ञानी है, तो जिसमें ज्ञान नहीं है ऐसा व्यक्ति अज्ञानी। अगम, जो चीज हम नहीं जानते हैं, अगम अगोचर शब्द है। तो अगम यानी कि जो जिसको हम नहीं जानते हैं, नहीं, खबर नहीं, अगम, बिना जाने, या तो हमें हमने जाना ही नहीं है, इसको हम अगम कहते हैं। अवत्ता गम, अवत्ता ज्ञान। आपको ऐसा भी पूछा जाता है परीक्षा में कभी कभी कि अगम शब्द को जोड़िए तो अवत्ता गम को जोड़िए तो अगम हो जाएगा, अवत्ता ज्ञान को जोड़िए तो अज्ञान हो जाएगा। इसी तरह से ऐसा भी पूछा जाएगा कि अज्ञान शब्द में से उपसर्ग को निकालिए तो अवत्ता ज्ञान, अवत्ता गम। और इसके बाद है अन। अन का मतलब होता है नहीं, अभाव, निषेध। जैसे कि अन वत्ता पढ़, अन वत्ता पढ़। और इसके बाद है अन वत्ता मोल। मैंने आपको बताया कि ये शब्द जो है वो सार्थक शब्द है, ये शब्द है वो सार्थक शब्द है। सार्थक शब्द के आगे क्या जुड़ता है? शब्दांश, जिसको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। ये अन क्या है? शब्द का अंश है। अन क्या है? शब्द का अर्थ है। और ये क्या है? सार्थक शब्द है। पढ़ यानी भणु, मोल यानी कीमत, मोल यानी किंमत, पढ़ यानी भणु। अनपढ़ जे भणेलो नहीं तेओ, उसका मतलब होगा बिना पढ़ा। अनपढ़, बिना पढ़ा, जिसने पढ़ा नहीं है ऐसा। नहीं आ गया नहीं शब्द यहाँ पे, जिसने पढ़ा नहीं है ऐसा। अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं है ऐसा, जिसको हम क्या कहते हैं? अनमोल। तो अनपढ़, अनमोल। आपको ये पूछा जाएगा अनपढ़ में से उपसर्ग निकालिए तो अन वत्ता पढ़, अन वत्ता मोल। अब आता है क। क का मतलब होता है बुरा, बुरी। क का मतलब होता है बुरा, बुरी। कपूत, क वत्ता पूत। तो यहाँ कपूत का मतलब होता है जो पुत यानी पुत्र, पुत यानी पुत्र। पुत्र तो है पर क बुरा, बुरा पुत्र, खराब पुत्र, तो उसको हम क्या कहेंगे? कपूत। ऐसे कई उदाहरण हैं। कपूत। तो ये जो होता है तो उसमें से आपको उपसर्ग निकालने के लिए कहेंगे तो आपको क्या, कौन सा शब्द निकालना है? शब्दांश कौन सा निकालना है? क नामक शब्द का अंश निकालने से वो क उपसर्ग बन जाएगा। और पुत यानी पुत्र, बुरा पुत्र। कपूत यानी बुरा पुत्र, जो पुत्र बुरा है ऐसा, यानी कि कपूत। उसके बाद आता है कु। ये सब हिंदी के उपसर्ग है। वैसे उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग भी होते हैं, उर्दू, फारसी, अरबी के उपसर्ग भी होते हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग भी होते हैं। तो अंग्रेजी में उपसर्ग जो है वो भी इसी तरह से होते हैं। सब, डिप्टी, ये सब अंग्रेजी के उपसर्ग है। कु यानी बुरा, बुरी। कुपुत्र, कुसंग। तो कुवत्ता संग, कुवत्ता कर्म, कुवत्ता संग, कुवत्ता कर्म। यानी कि ये शब्द जो है सार्थक शब्द है, ये शब्द का अंश है। कु यानी बुरा अथवा तो बुरी। कुसंग यानी बुरा संग। कुकर्म यानी कर्म तो है पर बुरा कर्म, खराब कर्म। कुपुत्र, खराब पुत्र। उसके बाद आता है नि। आपको ये सब इसीलिए मैं कह रही हूँ कि परीक्षा के अंदर आपको उपसर्ग, शब्द में से उपसर्ग को ढूंढना है, निकालना है। या तो आपको शब्द दिया गया होगा, सिर्फ आपको शब्द दिया गया होगा कि पुत्र, आपको इसमें उपसर्ग लगाना है तो आप लगा सकते हैं कु। तो आपको ये समझना है कि यहाँ आपको शब्द दिया गया है तो शब्द में उपसर्ग लगाना है या तो शब्द में से उपसर्ग को निकालना है। उसके बाद आता है नी। नी का मतलब होता है अभाव, नहीं, निहत्था।
नी वत्ता हत्था, नी वत्ता हत्था, हत्था यानी हथियार, हत्था यानी हथियार। नी हत्था का मतलब होता है हथियार वगरनु, और दूसरा अर्थ भी उसका निकलता है गरीब, निहत्था यानी कि गरीब। दूसरा अर्थ निहत्था का निकलता है गरीब। निहत्था हमें पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या निकलता है, गुजराती में उसका अर्थ क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए, तो ही हम उपसर्ग और प्रॉपर शब्द को अलग कर सकते हैं। यानी कि यहाँ नी उपसर्ग है, हत्था यानी हथियार, हथियार वगरनु, नी यानी अभाव, नहीं नहीं हथियार नहीं तेवू, नहीं यानी हथियार नहीं तेवू, गरीब जेनी पासे काई नहीं तेवू गरीब। उसके बाद आता है निडर, जिसको डर नहीं है, नी वत्ता डर, डर यानी बीक, जेमने बीक नहीं तेवू निडर, जेमने कोई पण प्रकारनो डर नहीं तेवू, यानी हम एमने केवू कहेशू निडर। निहत्था निडर आपको समझ में आ गया होगा कि निहत्था निडर अभाव नहीं, नी उपसर्ग है निहत्था में और ये क्या है उपसर्ग है। उसके बाद आता है पर, पराया, दूसरा, दूसरी पीढ़ी का, परदेश यानी कि दूसरा देश, पर वत्ता देश, पर वत्ता लोक, पर वत्ता दादा, पर दूसरा, पर दादा दूसरी पीढ़ी का, पर लोक दूसरा लोक, पर देश पराया देश, जिस देश को हम नहीं जानते हैं ऐसा देश पराया देश, पर लोक जो दूसरा लोक है, पर दादा दूसरी पीढ़ी का, हम पहली पीढ़ी यानी कि दादा, पर दादा दूसरी पीढ़ी का। और उसके बाद आता है स यानी कि सब, स का मतलब होता है अच्छा, स वत्ता पूत, अच्छा पुत्र, सपूत, स वत्ता परिवार, जिसका मतलब होता है परिवार सहित। स का मतलब क्या है सहित अथवा तो अच्छा, स में सहित आता है, स यानी सहित परिवार, परिवार सहित सपरिवार। कोई हमारे घर आएगा और बोलेगा कि आप सपरिवार हमारे यहाँ खाने के लिए हमारे घर खाने के लिए आना है, तो सपरिवार परिवार सहित, सपुत्र यानी अच्छा पुत्र, स का मतलब है सहित या तो अच्छा, सपुत्र यानी अच्छा पुत्र, सपरिवार यानी परिवार सहित। उसके बाद आता है अध, अध यानी आधा, अध पक्का, अध किला, तो यहाँ है अध वत्ता पक्का, अध वत्ता पक्का। उपसर्ग को निकालकर मैं आपको सिखा रही हूँ, क्योंकि आपको परीक्षा बार बार मैं ये बात बता रही हूँ कि परीक्षा में आपको ये पूछा जाएगा कि इस शब्द में से उपसर्ग को अलग कीजिए। तो अध पक्का, पक्का जो शब्द है और अध ही शब्द का अंश है, अध वत्ता पक्का यानी के आधा पक्का हुआ। आपने अध पक्का खाना बनाया यानी कि आधा कच्चा और आधा पक्का, तो आधा, अध यानी आधा। अध खिला, फूल है खिल गया है पर आधा खिला हुआ है, तो हम इसको क्या कहेंगे अध खिला। उसके बाद आता है दु यानी बुरा अथवा दो गुना, दुस्वप्न जिसको हम क्या कहेंगे दु वत्ता स्वप्न यानी बुरा स्वप्न, दु वत्ता स्वप्न यानी कैसा स्वप्न, दु यानी खराब, बुरा स्वप्न। हम कहते हैं आपको दुस्वप्न आया तो बुरा स्वप्न, दुखद, दुखद, दु वत्ता खद, तो दुखद, दुखद यानी जो घटना खराब है ऐसी घटना जिसको हम दुखद कहें, दो गुना, दो गुना, दो तो डबल हो जाता है दो गुना यानी। इसके बाद है बिना, बिना यानी बिना था निषेध, बिन बात, बिन मागे, बिन ब्याह, बिना, बिन ब्याह, ब्याह वगर, निषेध એટલે વગર नहीं, बिन बात, बात कहिया वगर, बिन मांगे, मांग्या वगर, बिन मांगा, मांग्या वगर। इसमें से हमें क्या निकालना है बिन। उसके बाद आता है भर,
भर यानी पूरा, ठीक, पूरा या तो ठीक। तो भर का मतलब मैं आपको बता देती हूँ, भर प्लस पेट। तो भर पेट, जिसका पेट पूरे पूरा भरा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, भरपेट। आज तो मैंने भरपेट भोजन लिया, तो पूरा, पूरे पूरा भरा हुआ। भरचक, आज मेरी बोरी में भरचक पैसे हैं, तो बोरी में भरचक पैसे यानी कि पूरे पूरा भरा, ठसो ठस। उसके बाद आता है चौ, चार, चौराहा। चौ का मतलब है चार, चौ प्लस राह, राह यानी रास्ता, चार रास्ता, चौराहा। चौपाई, चार पाई, जिसमें चार पाई है, खाटलाમાં ચાર પાયા હોય છે, એટલે આપણે એમને हिंदी में चौपाई कहते हैं, जिसमें चार पाए है ऐसा। चौराहा, जहाँ से चार रास्ते निकलते हैं, चौराहा। तो यहाँ आप जहाँ तक मैं समझती हूँ उपसर्ग आपकी समझ में आ गया होगा। अब अगला जो लेक्चर, छठवां लेक्चर जो है, उसमें हम प्रत्यय सीखेंगे और आपके पाठ्य पुस्तक के 5वें और 6ठे पेज के ऊपर ये उपसर्ग और प्रत्यय दिया गया है। आप घर पे उसका रिवीजन कीजिए और जहाँ न समझ आए वहाँ आप अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि मैं आपको जब हम क्लास में मिलेंगे तब मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। और मेरा एक आपको रिक्वेस्ट है कि आप जो भी पढ़े उसमें अंडरलाइन करते जाए, ताकि मैं आपको वो शॉर्ट में समझा सकूँगी।